हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ शी मनीष कोठारी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं सीए फाउंडेशन के पेपर 1 अकाउंटिंग की इस क्लास में। जैसे आप सब जानते हैं, हम चैप्टर 10 पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स कर रहे हैं। इसके अंदर हमने अब तक यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप अकाउंट किया है। उसके बाद हमने यूनिट 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट भी कंप्लीट कर लिया है। यूनिट 3 में हमने देखा कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में हमें कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज करनी, और अब फोर्थ यूनिट जो है वो है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। पार्टनर रिटायरमेंट जब होता है तो किस तरह से एंट्रियां हम करते हैं, तो उसके लिए अब देखेंगे कि एक छोटा सा चार्ट यहाँ पर ओवरव्यू के रूप में आईसीआई ने दिया है। क्या कहता है ये कि सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज को बनाया जाए। जिस तरह से कोई पार्टनर नया हम एडमिट करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, वही लाइन पर जब कोई रिटायर करता है तो दोबारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। आप इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम दे, या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट नाम दे, या फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम दे। रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के बीच में क्या फर्क है वो हम पिछले यूनिट में समझ चुके हैं। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमंग्स द रिमेनिंग पार्टनर इन द प्रॉफिट गेनिंग रेशियो, मतलब कि मान लो कि 3 पार्टनर थे ए बी सी, और एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो क्या होगा, गुडविल को कैलकुलेट किया जाएगा और ये गुडविल को पुराना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए बी एंड सी के बीच में, उसके आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स, गुडविल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू रिटायरिंग पार्टनर्स, मतलब अगर कोई रिजर्व पड़ा है तो उसे भी रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जो भी सरप्लस बचेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उसे भी रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, और अगर लॉस रहा तो रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से उतनी राशि लेकर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज किया जाएगा। First step, profit and loss on revaluation account is transferred to the old partner in their old profit sharing ratio, मतलब जो भी बचेगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो पुराने रेशियो में ट्रांसफर किया जाएगा। अब a partner may retire from the partnership firm because of old age, illness वगैरह, मतलब या तो उसकी उम्र हो चुकी है, या तो कोई बीमारी के कारण, या अपने निजी कारणों से वो रिटायर होता है। Generally, business of the partnership firm may not come to an end when one of the partner retires. Other partners may continue to run the business of the firm. दूसरे जो पार्टनर है वो फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे। Readjustment takes place in case of retirement of a partner, likewise the case of admission of a partner. मतलब जो कि पार्टनर नया आता था तो हम क्या करते थे, गुडविल को कैलकुलेट करते थे और उसके पास से उतनी राशि कैपिटल के उपरांत गुडविल की अमाउंट लेके पुराने पार्टनर्स को हम क्रेडिट करते हैं। कुछ ऐसा ही सिनारियो यहाँ पर बनेगा। इस चैप्टर में सीखने लायक सबसे अगर कोई चीज है तो वो है कैलकुलेशन ऑफ द गेनिंग रेशियोज। क्या होगा कि कोई भी पार्टनर जब रिटायर होता है तो बाकी के पार्टनर को अधिक हिस्सा मिलता है, जाहिर है। मान लो कोई पार्टनर है, वो 1/3 अपना शेयर है, मतलब तीन पार्टनर है एबीसी इक्वली शेयर कर रहे हैं। अगर एक पार्टनर रिटायर होता है और बाकी ना का दोनों सोचते हैं कि हम इक्वली पार्टनरशिप करेंगे, तो क्या होगा, उनका रेशियो 50-50 हो जाएगा। पहला कितना था, 33%, गेन कितना हुआ, 17% टू द ईच पार्टनर। तो उस तरीके से ये जो गेनिंग रेशियो है, इसको हमें अच्छी तरीके से समझना है। हमारे स्टडी मटेरियल में इसके ढेर सारे उदाहरण दिए हैं, तो वो भी हम समझेंगे। अलग अलग केस में क्या होगा वो भी हमें देखना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। Amir, Zamir and Samir are in partnership sharing profit and losses at the ratio of 3:2:1. Now Amir wants to retire and Jamir and Samir wants to continue at the ratio of 3:2. यहाँ पर आप देखेंगे कि जो
पुराने पार्टनर थे वो उसका पुराना रेशियो क्या था 2:1। अब वो कौन से रेशियो पर कंटिन्यू करना चाहता है बिजनेस 3:2। So in this case, Zamir gains 8/30 of the shares of the partnership, that is 3 by 5 less 2 by 6, where Samir gains 7/30, that is 2 by 5 less 1/6 share of the partnership. So gaining ratio between Jamir and Samir is 8:7. On the other hand, if Jamir and Samir would decide to continue the sharing profit and losses at the ratio of the 2:1, then Jamir would gain 2/6 and Shamir would gain 1/6 of the partnership. So it appears that in such a case, gaining ratio of Jamir and Samir would be 2:1, the existing profit share ratio between the two. ये सारी चीजें ये टेबल में समझाई गई हैं। ये हमें सम करने के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसको समझते हैं। अगर कोई नया रेशियो दिया गया है, रेशियो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर, किसकी बात कर रहे हैं? रिमेनिंग पार्टनर्स की। तो अगर रेशियो ऑलरेडी दिया गया है तो न्यू रेशियो क्या बनेगा? इज गिवन इन द एग्जामिनेशन प्रॉब्लम, कोई सोचने की बात ही नहीं है। गेनिंग और बेनिफिट रेशियो किस तरह से निकाला जाएगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। व्हेन द न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, मतलब हमें ढूंढना है द सेम ओल्ड रेशियो बिटवीन देम। न्यू रेशियो क्या रहेगा कि ओल्ड रेशियो, उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, मान लो कि ये ओल्ड रेशियो इनका 3:2:1 है। अगर ए रिटायर होता है तो नया रेशियो अगर कुछ नहीं दिया है तो हम क्या मानेंगे कि बी और सी विल कंटिन्यू विद द 2:1 रेशियो। सो गेनिंग और बेनिफिट रेशियो भी ये सेम रहेगा, तो फिर इसमें कैलकुलेशन करके अराइव करने की आवश्यकता नहीं है। अगर रेशियो चेंज नहीं होता है तो गेनिंग रेशियो विल बी द सेम। When gaining और बेनिफिट रेशियो इज गिवन, उल्टा यहाँ पर हमें गेनिंग और रेशियो कैलकुलेट करना था, यहाँ पर हमें दे के रखा है, तो क्या करना पड़ेगा? तो ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो को हम ऐड करेंगे और हमें क्या मिलेगा? न्यू रेशियो मिलेगा। और गेनिंग और बेनिफिट रेशियो ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिया हो। तो कुछ इस तरीके से हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलिए कुछ अलग अलग 8-10 केसेस को हम स्टडी करेंगे और समझेंगे कि इसमें हमें क्या करना है। Calculation of the new profit sharing ratio. Case 1. When nothing is given about the new profit sharing ratio of the remaining partner, under this situation, the calculation of the new ratio is done by striking out the share of the remaining partner. Alok, Bhaskar, ABC are partners sharing in the ratio 3:2:1. Calculate new ratio if Ashok retires. चलिए, अगर अशोक रिटायर कर जाता है तो क्या होगा? ये बाकी दोनों बचे लोगों को 2:1 हम मान लेंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ दिया हुआ नहीं है। अगर भास्कर रिटायर करते हैं तो बाकी का रेशियो क्या बचेगा? 3:1। और चेतन रिटायर कर जाता है तो न्यू प्रॉफिट रेशियो विल बी 3:2, मतलब ये बच जाएगा। When gain of the continuing partners are specifically given in the question, in such case, the new share of the continuing partner are calculated by adding the respective gain or share. Yes, वही ABC are partners sharing the ratio is 3:2:1. Arrow retires and his share is taken over by the remaining partner as follows. चलिए यहाँ पर कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा। Banta takes 2/6 from the Arrow. Chinman takes 1/6 from the Arrow. Calculate the new ratio. तो कैसे कैलकुलेशन होगा कि पुराना ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1। अभी बनता क्या कर रहा है? 2/6 फ्रॉम द आरो ले रहा, तो 2/6 फ्रॉम द आरो, तो बाकी का कितना बचेगा? ऑफ कोर्स बाकी का जो बचेगा ए का, इट विल बी द 1/6, क्योंकि 2/6 इन्होंने ले लिया 3/6 में से, तो बाकी का 1/6 बचेगा।
सो चुनमुन टेक्स 1/6, दोनों का टोटल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4/6 और ये 2/6। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 2/3, ये क्या हो जाएगा 1/3। सो द न्यू शेयरिंग रेशियो इज 2:1। When the ratio in which the remaining partners acquire the share of the outgoing partner is given, मतलब जो भी दिया है उसका कैलकुलेशन करना है। चलिए नए लोग आए हैं, दीपू, तासा एंड हनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2:1। Asa retires and his share was acquired by Deepu and Honey in the ratio of, चलिए D/H 3:2:1। ये तासा जो है वो रिटायर कर जाते हैं और 2:1 के रेशियो में इसका बाइफर्केशन होता है। तो वो कैसे होगा, दीपू को 2/3 यानी कि ये जो 2 था डिवाइडेड बाई 3 का कितना मिला है, पहले तो तीनों के शेयर समझ लीजिए। ये 2/6 का 2/3 मिला है, 2/6 मल्टीप्लाई 2/3 दैट इज 4/18। उसी तरह से दूसरा पार्टनर, ये 2/6 तो ऑलरेडी था, उसका कितना 1/3 मिला है दूसरे पार्टनर को, तो ये 2/18। अभी न्यू शेयर के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ओल्ड में ऐड करना पड़ेगा। सो 3/6 प्लस 4/18 दैट इज 13/18। हनी का न्यू शेयर कितना बनेगा 1/6 ऑलरेडी था, उसमें से 2/18 ऐड होगा, so it is 5/18। so new ratio is 13:5। चलिए अभी कुछ और हम केसेस डिस्कस करते हैं। यहाँ पर गेनिंग रेशियो की बात हो रही है। ABC are partners sharing profit and loss in the ratio of 1/2, 3/10 and 1/5 respectively। यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों के बेस जो है वो अलग अलग है। The new share is 3/5 and 2/5। Their old share is 1/2 and 1/5। Difference being gain, तो क्या बनेगा A minus B। तो ये जो है 3 minus 5, 3/5 minus 1/2, तो इसका बेस अगर सेम बनाएंगे 10 बनेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 6 बन जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये 1/10। तो ये क्या है, ये गेन है। सेम वे यहाँ बात करते हैं तो 2/5 था और ओल्ड शेयर था, सो इट इज 1/5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 2/10। तो दोनों को जो रेशियो मिला है, ए को कितना मिला है 1 एंड बी को सी को 2। केस नंबर 2, WABC, 4 पार्टनर है इस बार, W A B एंड C। कौन सा रेशियो था 1/3, 1/6, 1/3 एंड 1/6। बी रिटायर्स, बी जो है वो रिटायर, मतलब 1/3 पार्टनर जो था वो रिटायर कर रहा है। WAC डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, मतलब तीनों अब जो है वो 1/3 1/3 पर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर W को कुछ फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है, उसका पहले भी शेयर इतना ही था, अब भी इतना है। सो A माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन ये दोनों को कितना बेनिफिट हो रहा है, दे विल गेन 1/6। कैसे, 1/3 माइनस 1/6, बेस को 6 बना लेते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, सो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/6। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको आप कैलसी से, कैलसी में फ्रैक्शन आएंगे लेकिन कैलसी से साथ में चेक करते रहिए
तो आपको इजीली ये सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। वैसे 1/6 का मतलब क्या है? 1/6 का मतलब है 1.16, सॉरी 0.16। सो गेनिंग रेशियो क्या है? दोनों का इक्वल है, 1/6 एंड सी का। एक और केस दिया गया है, एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो इज 20, 15 एंड 9। चलिए, क्या रेशियो था? 25, 15 और 9। ए बी सी, 25, 15 और 9। इसको अगर हम, ये टोटल 49 हो रहा है, 25 डिवाइडेड बाय 49, तो ये करीबन 51% आता है। अगर 15 को देखेंगे तो ये करीबन 31% आ रहा है, और 9 को 49 से डिवाइड करेंगे तो ये करीबन 18%। दीज आर द अप्रोक्सीमेट, क्योंकि फ्रैक्शन रहेंगे हर एक में, जस्ट आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए, बी रिटायर्स, बी को रिटायरमेंट ले लिया है और डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो विल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग। मतलब जो पुराना रेशियो था वही नया रेशियो रहेगा, लेकिन अब क्या हो जाएगा? मामला बदल जाएगा, क्योंकि अब जो है वो इसका रेशियो 15, आप देखेंगे कि यहाँ पर बी रेट रिटायर कर रहे हैं, लेकिन उसका रेशियो कौन सा लेना है? बी एंड सी वाला, मतलब 15:9 वाला ले। सो 15:9 वाला लेंगे तो 5:3 इज द न्यू रेशियो। सो दिस इज 5/8, दिस इज 3/8। उनमें से ओल्ड शेयर को माइनस करेंगे। एग्जाम में अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो इसका एलसीएम ढूंढने के लिए ज्यादा प्रयत्न नहीं करना है, 49 मल्टीप्लाई 8 सीधा ही कर लेना है। सो इट विल बी 392। सो ये किस तरह से हुआ है? 5/8 माइनस 25/89, सॉरी 49। 8 मल्टीप्लाई 49, 392 को बेस बनाएंगे। इस दोनों को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 49 से। तो 49 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 245 आता है। ये दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करना है, सो इट इज 200। 245 माइनस 200 इज इक्वल टू 40/392, 45/392। इसी तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे, 75 आएगा। तो 45:75, यहाँ दोनों को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3:5 का रेशियो मिलेगा। चलिए, ये एक और केस देख लेते हैं। वैसे सब चीजें सिंपल मैथ्स है, आप लोगों ने ऑलरेडी 7, 8, 9 सब में ये पढ़ा। ABC are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:9, 1/3 and 2/9. B retires and surrenders 1/9 of his share in favor of A and remaining in favor of C. देखिए, कौन रिटायर कर रहा है? बी। बी का ऑलरेडी शेयर कितना था? 1/3, लेकिन ये 1/3 में से अपना 1/9 शेयर को सरेंडर कर रहा है, तो ये कितना होगा? 1/27। बाकी का कितना बचा? बाकी का जो बचा वो कितना बचा? 8/20, 8/9। 1/9 इसको दिया तो बाकी का 8/9 सी को दिया, सो इट विल बी 8/27। न्यू शेयरिंग कितना हो जाएगा? 13:14। गेनिंग रेशियो कितना कितना दोनों का हो जाएगा? इट इज 1:8, मतलब सी को ज्यादा शेयर मिला है ए के कंपेयर में 8 टाइम्स मोर। एक और केस को देख लेते हैं। एबीसी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 and 1/5 respectively. B retires and his share is taken by NC in the ratio of 2:1. So 1/2 था, 1/5 था। B का रेशियो क्या? 2/3, मतलब ये कौन सा रेशियो से लिया है? 2:1। सो 2 जो है वो A को मिला है, C को 1 मिला है,
सो इट इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/10। ये वाला जो शेयर है एबीसी का, इसको मल्टीप्लाई, जवाब क्या आता है 2/10 एंड 1/10। दोनों का टोटल करेंगे और इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो 7/10 एंड 3/10 होगा। नाउ शेयर्स गिफ्टेड बाय ए, मतलब ए ने कितना शेयर गिफ्ट किया है 1/8। यहां पर आप देखेंगे कि कहानी में और भी ट्विस्ट है। Then immediately W is admitted for 1/4 share of the profit, half of which was gifted by A and remaining share was taken by W equally from A and C। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑलरेडी 1/4 का अब हाफ करेंगे तो 1/8 रहेगा। तो अब W का शेयर किस तरह से बनेगा, शेयर्स एक्वायर्ड बाय W। हमें टोटल पता है कि 1/4 एक्वायर किया है, लेकिन ए से कितना किया है 1/2 multiply 1/8, that is 1/16, and B से, so new shares will be 41/80, 19/80। so A, C and W का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 41, 19 and 20। सबका बेस इन्होंने बना दिया है 80 को। क्यों बनाया, क्योंकि ये 16 था और आगे एक 5 होगा। यहाँ पर आप देखेंगे पहले ए और सी का फ्रेश शेयर निकाला है और उसके बाद डब्ल्यू का शेयर जो है उनमें से अलग किया है और फिर तो तीनों का हमने नए रेशियो निकाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ऐसा ही कुछ हम पढ़ चुके हैं एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। वही सेम प्रोसेस इसमें है, सो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। On retirement of a partner, it is required to revalue asset and liability just as in the case of admission of a partner. If there is a revaluation profit, then such profit should be distributed among the existing partner, including the retiring partner, at the existing profit sharing ratio. On the other hand, if there is a loss on revaluation, that is also to be distributed to all the partners, including the retiring partners, at the existing profit sharing ratio. जनरल एंट्रीज दोनों के केस में क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो ये सारी एंट्री अब ऐसे हम कर चुके हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। If ABC shares profit and losses equally, there is a revaluation profit of 30,000. Calculate on A's retirement, then 10,000 becomes due to A, which is to be borne by B and C equally. क्योंकि तीनों का इक्वल शेयर था तो B और C के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और A के कैपिटल को 10,000 जमा करेंगे। इसके दूसरे भी आइटरेशन पॉसिबल है। अल्टरनेटिवली इट इज पॉसिबल टू अकाउंट फॉर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज बाय डेबिटिंग द एप्रोप्रिएट एसेट अकाउंट। मतलब रिवैल्यूएशन में जो भी चेंजेस है उसकी इफेक्ट हम देंगे तो भी ये कर सकते हैं। उसका जो रिजल्टेंट फैक्टर होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें एंट्री करनी है। अब यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल है। Following journal entries are necessary for 10,000 increase in sundry fixed asset and 2,000 decrease in trade payable। देखिए फिक्स एसेट के अंदर इंक्रीज हुआ है तो उसको हम डेबिट करेंगे,
ट्रेड पेएबल जो है वो डिक्रीज हुआ है, मतलब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो भी डेबिट किया जाता है। तो अभी दो ऑप्शन है हमारे पास, क्या है कि दोनों को हमने डेबिट करके क्या करना है, ए के कैपिटल को हम 4000, बी के कैपिटल को भी 4000 और सी के कैपिटल को 4000, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। बीस कैपिटल अकाउंट बाय डेबिट एंड सी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ये क्या है, जब पार्टनर रिटायर हो गया तो सही बैलेंस मतलब ओरिजिनल बैलेंस पर वापस लाने के लिए ये एंट्रियां की जाएगी। इसके अंदर बी एंड सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके सन्ड्री और फिक्स्ड फिक्स एसेट एंड ट्रेड पेएबल अकाउंट को ओरिजिनल बैलेंस पर लाया जाएगा। जब बैलेंस शीट में रिवैल्यूड एसेट नहीं दिखा तो ये दो एंट्रियां हमें करनी पड़ेगी। इन दिस केस इट इज नॉट नेसेसरी टू ओपन सेपरेट रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर सब कुछ वर्किंग नोट से हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट ही ओपन नहीं होगा। हाउएवर द अबव इफेक्ट कैन आल्सो बी गिवन through memorandum revaluation account as discussed in the case of admission of the partner in unit 3। तो अगर हम मेमोरेंडम में रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं तो भी इसी तरह से एंट्री होगी। जो पहले प्रॉफिट हुआ था दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओल्ड पार्टनर्स। जितनी ही राशि का लॉस होगा जो दूसरा पार्ट है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में, दैट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द न्यू पार्टनर्स फ्रॉम इन ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक और कंसेप्ट है रिजर्व्स का। अगर रिजर्व पड़ा है तो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर को हम उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वापस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है, मान लीजिए कि जो रिजर्व पड़ा है वो 10,000 का है, जो पुराने सभी पार्टनर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो भी चलेगा, नहीं तो सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर को ही उसका हिस्सा आप दे सकते हैं। तो ये दूसरी एंट्री क्या है, रिटायरिंग पार्टनर को सिर्फ उतना ही हिस्सा देना है जो उसका था। तो प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो था पहले कितना था, 5:3:2, तो 10,000 का 5/10 यानी कि 5,000 रुपीज हम डेबिट करेंगे रिजर्व अकाउंट को और ए को ट्रांसफर करेंगे। ऐसे केस में रिजर्व अकाउंट में 5,000 बैलेंस बना रहेगा नए बैलेंस शीट में भी। इनके फर्दर एग्जाम्पल है। चलिए अब आते हैं फाइनल पेमेंट टू ए रिटायरिंग पार्टनर। फाइनल पेमेंट टू ए रिटायरिंग पार्टनर, तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंड नेसेसरी इन द कैपिटल अकाउंट। क्या करना होगा, रिजर्व जो भी है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, गुडविल को ट्रांसफर करना पड़ेगा और जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस है उसको ट्रांसफर करना होगा। After adjustment of the above mentioned items, the capital account balance standing to the credit of the retiring partners represents amount to be paid to him। तो अब तक जो कैपिटल थी वो अब क्या बन जाएगी, लायबिलिटी टू द पार्टनरशिप फर्म। The continuing partner may discharge the whole claim at the time of the retirement. Then the journal entry will be appear as follow: retiring partners capital account debit to bank account। जितनी भी उसकी राशि है 10 लाख, 5 लाख या 5 करोड़, वो एक साथ अगर पेमेंट कर दिया तो सिंगल एंट्री रहेगी। लेकिन समटाइम्स द रिटायरिंग पार्टनर एग्रीज टू रिटेन सम पोर्शन ऑफ हिज क्लेम इन द पार्टनरशिप एज ए लोन। वो बोलेगा कि ठीक है मेरा 50 लाख है तो आप मुझे अभी 10 लाख दे दो, 40 लाख आप लोन के रूप में रख लो। तो क्या होगा, उस हिसाब से जो एंट्रियां होगी वो क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड बाकी का जो भी इसके अमाउंट देते हैं तो वो बैंक के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
As a rule, the payment is made according to the terms of partnership agreement, which might provide one of the following alternatives. पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसे हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, तो ये डीड में सारी चीजें लिखी होती है। कोई भी पार्टनर जब रिटायर होगा तो उससे पेमेंट किस तरह से किया जाए। तो ये तीन ऑप्शन है, तीनों में से एक एग्जाम में होगा ही। रीपेमेंट में बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स over a period of time, and the interest is paid on outstanding balance, which will be treated as a loan of the outgoing partner. मान लो क्या होता है कि पार्टनर जो होता है उसकी राशि एक साथ देना पार्टनरशिप के लिए संभव नहीं। तो पार्टनरशिप में ऐसा लिखा होगा कि भी आपको 1/10 जो है वो आपको इमीडिएटली दिया जाएगा, बाकी की जो अमाउंट है वो 9 इंस्टॉलमेंट या तो विद इन ईयर या तो विद इन 2 years विल बी रीपेड बैक। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर जब पार्टनरशिप बनी होगी तब ये सारी चीजें लिखी। दूसरा ऑप्शन क्या है? द अमाउंट ड्यू मे बी ट्रीटेड एज अ लोन टू द फर्म, and in return the firm will either pay interest at a fixed rate or share of the profit of the firm। मतलब कि जो लोन का हिस्सा है उसके ऊपर इंटरेस्ट, मान लो ये तय किया जाएगा कि भी जो भी लोन की राशि है उस पर 10% इंटरेस्ट हर साल पे किया जाए। या तो ये भी कहा जा सकता है कि लोन तो है लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो 10% या 5% ऑफ द प्रॉफिट विल बी पेड ऑन दिस। जो भी लिखा है उसको हम फॉलो करेंगे। तीसरा ऑप्शन, एन एन्युटी में बी पेड to a retired partner for life or for an agreed number of years for the life of some dependent। बहुत बढ़िया। चलिए पहले तो एन्युटी का मतलब क्या है? इक्वल इंस्टॉलमेंट, आइदर मंथली और ईयरली। तो कोई पार्टनर ये बोलता है कि भाई ठीक है मैं रिटायर हो रहा हूं लेकिन ये कैपिटल जो है मेरी उसको आप अपने पास रखिए, लेकिन हर महीने या तो हर साल आप इतनी राशि मुझे या तो मेरे परिवार को देंगे। तो उसे एन्युटी मेथड कहते हैं। डिपेंड्स अपॉन दैट हमें इसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो अभी हम कुछ इलस्ट्रेशन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में ये जो यूनिट है बहुत महत्वपूर्ण है, लंबा भी है, 50 पेजेस का है ऑलमोस्ट, और इसके अंदर करीबन 11 इलस्ट्रेशन है जिसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। Illustration number 1, A and B are partners in a business sharing profit and loss. A 3/5 and B 2/5। Their balance sheet is on 1st Jan। पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि रिजर्व अकाउंट है तो रिजर्व को हमें बाइफरकेट करना होगा। किस रेशियो से करेंगे? 3:2 से। प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक एंड कैश, ये दोनों मिलाकर कितनी राशि है? 6,500। यहाँ पर आप देखेंगे कि बी की कैपिटल ही 15,000 है और कुछ चीजें ऐड होगी, तो अभी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में राशि नहीं है। तो अगर सम में कुछ दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम सिंपल एडजस्टमेंट करके इसको लोन दिखा सकते हैं कि अगर ये कहते हैं कि भाई ए जो है वो इतना रुपया लाता है केस से तो ही बी को पेमेंट होगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, जब हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा जाएगा तो सिंपली टोटल जो बी का आउटस्टैंडिंग रहेगा दैट विल बी कन्वर्टेड एज ए लायबिलिटी एंड लोन फ्रॉम बी। सो एक ये चीज आपको दिमाग में रखना। बी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस ओइंग टू द इलनेस एंड ए टेक्स इट ओवर, मतलब पहले पार्टनरशिप थी अब प्रोपराइटरशिप बन जाएगी। The following revaluation was made. The goodwill of the firm is valued at 25,000। तो बी का हिस्सा कितना बनेगा? 25,000 मल्टीप्लाई 2/5 दैट इज 10,000। डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी 7.5%, तो ये 7.5% 20,000 का कितना बनेगा? 1,500।
इन्वेंट्री बाय 15%, मतलब 16,000 की इन्वेंट्री थी, उसको रिड्यूस 15% से करते हैं तो ये 2400 रुपया इसकी वैल्यू भी डाउन हो जाएगी। ट्रेड रिसीवेबल, डाउटफुल डेट प्रोविजन इज रेज्ड अगेंस्ट द ट्रेड रिसीवेबल एट 5%, मतलब इसके हम सामने 5% प्रोविजन करेंगे तो 15,000 का 5% कितना होगा, 750। डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेबल एट 2%। इसका मतलब समझ लिए कि जब ट्रेड पेबल है, पेमेंट करते हैं तो व्यापारी में आमतौर पर एक प्रैक्टिस होती है कि वो बोलते हैं कि मैं आपको जल्दी पेमेंट करूंगा तो आप मुझे कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। तो ये लोगों ने एक हिसाब लगाया कि एक 7,500 के ऊपर अगर हम 2% के हिसाब से ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो देर विल बी 150 रुपीज। तो ये क्या बनेगी, आपकी एसेट बनेगी। और जब बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो ये ट्रेड पेएबल में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेएबल। यहां पर हम जैसे प्रोविजन करते हैं 750 बनाए, तो यहां पर भी हम लेस करके दिखाएंगे बैलेंस शीट में, सेम वे इट इज फ्रॉम द ट्रेड पेएबल। करना क्या है, रिक्वायर्ड generalize the above transaction in the books of the firm and close the partner's account as on 1st Jan 2022. Give also the opening balance sheet of A। चलिए, तो कुछ ज्यादा सोचना नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। लेकिन सबसे पहले जर्नल बनाना है। जर्नल एंट्री आज वर्किंग ऑलमोस्ट हमने कर लिया है, तो जर्नल एंट्री से स्टार्ट कर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिजर्व की एंट्री डाल देते हैं। रिजर्व का हिस्सा कितना होगा, 15,000 रुपया रिजर्व है, तो बी को कितना मिलेगा, दोनों के अकाउंट पे हम ट्रांसफर कर देते हैं एज पर द रेशियो, तो 3:2 के हिसाब से। सो 3:2 के हिसाब से ये 9,000 एंड 6,000 बन जाएगा। सो हमारी पहली एंट्री जो है ये पार्टनरशिप की एंट्री पार्टनरशिप अकाउंट में जाएगी। रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 to A's capital account and to B's capital. Same profit sharing ratio, so 9,000 and 6,000। यहाँ पर हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी साथ में बनाते जाते हैं, तो हमारे लिए ये इजी होगा। ये ए बी बाय रिजर्व, पहले ओपनिंग बैलेंस लेना पड़ेगा, बाय ओपनिंग बैलेंस एंड बाय रिजर्व। ओपनिंग बैलेंस कितना है देख लेते हैं। ए का 20,000 और बी का 15,000। रिजर्व से जो पैसा है 9,000 6,000। चलिए तो एक ये हो गया। फिर अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड शायद ही कुछ चीज होगी, सब डेबिट है। एक ट्रेड पेएबल का जो रिजर्व है, सो बाय रिजर्व ट्रेड पेएबल 150। यहाँ पर आप देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन, ये 1,500 रुपया है। उसके बाद इन्वेंट्री 2,400 है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 750। तीनों के जो डिफरेंस है, मतलब इट इज एक्चुअल लॉस।
1500 प्लस 2400 प्लस 750 4650 हो रहा है। उनमें से हम माइनस करेंगे 150 को, तो 4500 रुपीज हमें लाना है। कहाँ से? बाय कैपिटल अकाउंट A and B in the ratio of 3:2. So divided by 5 multiplied by 3. So A के अकाउंट में से 2700 और B के कैपिटल अकाउंट में से 1800 रुपीज हमें लाने पड़ेंगे। तो चलिए पहले इसको जनरलाइज करते हैं, फिर अकाउंट में भी डाल देंगे। तो जनरल एंट्री किस तरह से बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो आपको लिखना है लिखने से। तीन चीजें डेबिट होगी, एक होगी मतलब ये यहाँ पर टोटल आ जाएगा। सो 2 प्लांटिंग मशीनरी, 2 इन्वेंट्री एंड 2 प्रोविजन। तो ये तीनों चीजें जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। अमाउंट कौन सी थी? एक था 1500, एक था 2400 और एक था 750। इसका 4650 इज द टोटल। सेम वे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेएबल, डेबिट 150, क्यों? रिवैल्यूएशन अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये एंट्री हमने डाल दी। एक और एंट्री अभी हमें डालनी है और ये अकाउंट हमें क्लोज करना है, रिवैल्यूएशन वाला। क्या होगा? दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, मतलब कैपिटल अकाउंट को एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट, ये दोनों डेबिट हो गए। कितनी अमाउंट से? 2700, 1800। तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा क्यू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 4500। चलिए इसकी एंट्री डाल देते हैं। साथ में एक और एंट्री डलेगी गुडविल की। गुडविल का कैलकुलेशन हमने कर लिया है। 25,000 का जो है उसका मतलब 10,000 जो है वो हमें ए के अकाउंट को डेबिट करना है और बी के अकाउंट में क्रेडिट करना है। एज कैपिटल अकाउंट 10,000, टू बीस कैपिटल अकाउंट 10,000। ये किसकी राशि है? गुडविल। ये सारी चीजें हम अकाउंट में डालेंगे। सो बाय गुडविल बी के अकाउंट में 10,000, ए के अकाउंट में डेबिट होगा टू गुडविल 10,000। टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 2700, 1800। तो ऑलमोस्ट सारी एंट्रियां अभी हमने कर ली है ए और बी के कैपिटल के अकाउंट की। तो चलिए फिगर निकाल लेते हैं कितना आता है। पंद्रह 31,000 माइनस 1800, so टू बैलेंस 29,200। ए की कैपिटल कितनी रहेगी? 29,000 माइनस 10,000 माइनस 2,700, 16,300। जो हमारा नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें ए की कैपिटल कितनी बचेगी? 16,300। चलिए अभी बना लेते हैं बैलेंस शीट फाइनली।
बैलेंस शीट का एक फिगर हमारे पास तैयार है और वो है एज कैपिटल। तो ये जो बैलेंस शीट बनेगा वो फर्स्ट चेन का बनेगा, लेकिन ये प्रोपराइटर का बनेगा। शो कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 16,300। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये 29,000 पे करने के लिए अभी बैलेंस शीट में अमाउंट अवेलेबल नहीं है, तो ये लोन बन जाएगी। सो बीज लोन अकाउंट 29,200। तीसरी जो आइटम है वो है ट्रेड पेएबल और इसकी राशि है 7,500 माइनस 150। लेस रिजर्व 150, तो ये कितना बन जाएगा 7350। हमारी एसेट साइड पे आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 20,000 था, उसमें से हमने 1,500 डेप्रिसिएशन कर दिया 18,500। इन्वेंट्री हमने 16,000 थी, उसमें से 2,400 माइनस किया 16,000 लेस 2,400, so it is 13,600। ट्रेड रिसीवेबल 15,000 था, उनमें से प्रोविजन को माइनस करेंगे, लेस करेंगे 750 का, तो ये बन जाएगा 14,250। कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हुए हैं बैलेंस एट बैंक एंड कैश में। कैश 500। चलिए टोटल लगा लेते हैं, वैसे सेम ही आएगा क्योंकि हमने कुछ ज्यादा इसमें वर्किंग नहीं हुआ। सो दिस इज अवर बैलेंस शीट। क्या सीखा हमने इसमें कि अगर कुछ नहीं दिया है तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसको लोन में कन्वर्ट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और क्लोज भी कर देंगे, क्योंकि इसमें जो भी एंट्रियां रहेगी वो हमें बैलेंस शीट में ले जानी नहीं है। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट था अब ये क्या बन जाएगा, लोन की अमाउंट। सो चलिए प्रेजेंटेशन देख लेते हैं आईसीआई का। ये सारी एंट्रियां है जर्नल की। डेटिंग आप देख लेना, मैंने इसमें नहीं दिया है शायद। यहाँ पर एक नोट लिखा है, हमें भी लिखना है एग्जाम में। Here it is assumed that amount payable to B is transferred to his loan account. यहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं दी है, सिर्फ बैलेंस शीट दिया है, लेकिन समझने के लिए मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए हैं। अगर ये नहीं बनाते हैं तो दिक्कतें ज्यादा होती। तो अगर आप एग्जाम में नहीं पूछा है तो भी वर्किंग नोट में रफली, लेकिन वर्किंग नोट में बना लीजिए ताकि आपका आंसर परफेक्ट रहे। और अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। Illustration number 2. F, G and K were partners in LLP, sharing the profit and losses at the ratio 2:2:1. K wants to retire, मतलब जो 1 यानी कि 20% शेयर वाले व्यक्ति थे वो रिटायर हो रहे। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट दिया है, तीनों की कैपिटल है, रिजर्व पड़ा है तो उसको हम ट्रांसफर करेंगे। शंडे फिक्स एसेट, बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ही है। बैंक का बैलेंस 50,000। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एफ एंड जी एग्रीज टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एट द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पर हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट जो होगी हमारी वो शेयरिंग रेशियो के लिए होगी। तो यहाँ पर पार्टनर्स कौन है? एक तो है एफ, एक तो है जी और के। ये रिटायर हो रहा है। ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1। इसको हम 5 से डिवाइड कर दें। न्यू रेशियो क्या है? 3:2। सो 3:2। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गेन कितना हो रहा है। के जो है वो रिटायर हो रहा है, तो वो ऑलरेडी सेक्रीफाइस उनका 1/5 है। जी का आप देखेंगे कि कुछ ना चेंजेस नहीं हो रहा है। 2/5 था, नए में भी 2/5 है, सो नो चेंज। तो नेचुरली एफ जो है वो गेन कर रहा है। कितना गेन हो रहा है? 3/5 माइनस 2/5, दैट इज 1/5। So entire amount of the goodwill will be debited to the F account and will be credited to the K account. That is the only thing. Value of the goodwill is taken to be 50,000. अगर 50,000 ले रहे हैं गुडविल, तो के का शेयर कितना बनेगा? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, सो इट विल बी 10,000। तो जब भी हम एंट्री डालेंगे तो 10,000 की एंट्री हमें। शनरी फिक्स एसेट आर रीवैल्यूड अपवर्ड बाय 30,000। तो ये 150 है, उसमें 30,000 ऐड करना है। सो प्लस 30,000 इज 180। इन्वेंट्री बाय 10,000, ये 50,000 के बजाय क्या हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड ₹5,000 on 31st 22 बट नॉट रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स। तो इसे अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उसका मतलब क्या है कि ये 5,000 से कम हो जाएगा। तो ये 5,000 से कम हो गया, लेकिन ये पैसा आएगा कहां से? क्योंकि ये ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर है, रूटीन में ये डिसऑनर नहीं। तो जब भी इंसॉल्वेंसी के कारण होता है तो इसे हम बैड डेट कहते हैं। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा उसमें ये हम डेबिट करें। चलिए, एफ एंड जी एग्रीज टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ द के एंड मेड देयर कैपिटल का प्रोपोर्शनेट। तो जो नया रेशियो है 3:2, तो ये दोनों का नया रेशियो की कैपिटल का प्रोपोर्शन क्या रहेगा? 3/5 एंड 2/5। ऑल्सो दे वांटेड टू मेंटेन ₹75,000 बैंक बैलेंस। मतलब ये 50,000 के बजाय 75,000 मेंटेन कर रहा है, तो एक्सेस कैपिटल लानी होगी और के का जो हिस्सा होगा वो भी रीपेमेंट करना होगा। हमें क्या करने के लिए बोला है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ओके। ड्राफ्ट बैलेंस शीट Mrs. F and G LLP also prepare capital account of the partners and draft balance sheet of Mr. F and G after case retirement. ओके, सो बैलेंस शीट बनाएंगे, साथ में रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, तभी तो हम जब जनरल एंट्रीज को पास कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे सब में हमारा वर्किंग नोट्स जो है वो ज्यादा बनेगा। तो देखते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्री में हम सबसे पहले एंट्री डाल देते हैं, ये जो हमने कैलकुलेशन किया है गुडविल का। तो हमने गुडविल का कैलकुलेशन क्या किया है? 10,000 रुपीज। और ये 10,000 कौन किसको देगा? एफ विल गिव टू द के। सो एफ्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट 10,000 टू केस कैपिटल 10,000।
being goodwill. चलिए दूसरी एंट्री देख लेते हैं और वो हम क्या करेंगे, जो भी रिजर्व पड़ा है उसको शिफ्ट कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर। रिजर्व कितना है, 10,000 रुपीज, तो रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिट। कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर, एफ जी एंड के। कौन सा रेशियो होगा, 2:2:1। सो विल बी 4,000, 4,000 and 2,000। रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट आप साथ में भी बना सकते हो और बाद में भी बना सकते हो। यहां पर हम साथ में बना रहे हैं ताकि, चलिए कितने पार्टनर हैं, ए एफ जी के, एफ जी एंड के। ओपनिंग बैलेंस जो है 1,20,000, 80,000, 60,000। बाय गुडविल पहली एंट्री हमने डाली 10,000 की, इसके अकाउंट में डेबिट हुआ एफ के अकाउंट। बाय रिजर्व 4,000, 4,000, 2,000। चलिए अभी हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने जा रहा है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो भी आप बनाएं, इसको देख लेते हैं। सन्ड्री फिक्स एसेट में 30,000 अपवर्ड रिवीजन है, सो बाय फिक्स्ड एसेट्स 30,000, बाय इन्वेंटरी 10,000, ट्रेड रिसीवेबल में हमने 5,000 रुपया लॉस हुआ, सो टू बिल्स रिसीवेबल बेड डेट, जैसे ये बेड डेट होगा, इट इज 5,000। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये जो सरप्लस इसमें बचा है, सरप्लस है 35,000, इसको दे देंगे टू प्रॉफिट एफ जी के, एफ जी एन के कैपिटल अकाउंट। रेशियो 2:2:1, 35,000 डिवाइडेड बाय 5 बाय 7, सो ये दोनों के अकाउंट में 14,000, जी के अकाउंट में भी 14,000 एंड के अकाउंट में 7,000 रुपीज जमा हो गए। कैपिटल अकाउंट में एंट्री डाल देते हैं बाय सरप्लस या तो प्रॉफिट ऑन डिवैल्यूएशन। चलिए तो अब हमें जर्नल एंट्री इसकी डाल देनी है, जो अभी हमने बनाया पार्टनर्स सॉरी अकाउंट, इसकी सभी जर्नल एंट्री हम डाल देंगे। क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट अकाउंट या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट 5,000 to bills receivable 5,000, sundry fixed asset and inventory account 30,000, 10,000 each,
टू P&L एडजस्टमेंट 40,000। अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कर दिया है जो अभी हमने किया, तो P&L P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो हम डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट FGG। कितना सरप्लस था? 35,000, सो 14,000, 14,000 एंड 7,000। हमारा काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, लेकिन अभी हमें और पार्ट पे काम करना है। क्या करना है? केस का हिसाब करना पड़ेगा। कैसे कि एक तो 75,000 हमें रखना है, तो चलिए इसके लिए वर्किंग नोट हम कैसे बनाएंगे कि हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी है, उसमें से हम लाइव पेएबल को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? कैपिटल। तो कैपिटल के आधार पर हम ये तय करेंगे कि हमें कितना रुपया जो है वो लाना है दोनों पार्टनर के अकाउंट में। पार्टनरशिप अकाउंट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें के को कितना पे करना है। सो 60,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000। So we have to pay to the K 79,000 rupees. ये दोनों का प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमें बनाना। तो प्रोपोर्शनेट कैसे बनेगा कि इनका अभी पहले बैलेंस निकाल लेते हैं, तो आपको समझने में इजी होगा। इनका 98,000 है, 1,20,000, 4,000 एंड 140। तो ये हो जाता है 120 प्लस 4,000 प्लस 14,000, 1,38,000। चलिए इसको क्लोज करते हैं। इसका बैलेंस 79,000 है, इसका बैलेंस कितना हो गया? 98 हो गया, और इसका 128 हो गया। अब हमें समझना क्या है कि ये जो है इसका नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें लाना है, और दूसरी चीज क्या करनी है? 70,000 टू कैश पेमेंट करना है 79,000। हाँ, तो अभी ये नए प्रोपोर्शन में कितनी कैपिटल की आवश्यकता है? तो कैपिटल कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एक वर्किंग नोट के माध्यम से। कैलकुलेशन ऑफ द कैपिटल रिक्वायर्ड। ऑलरेडी हमें पता है कि कैसे कैपिटल कैलकुलेट होगी। सन्ड्री फिक्स एसेट, नई वैल्यू लेनी पड़ेगी, दैट इज 180। इन्वेंट्री 60,000, ट्रेड रिसीवेबल 65, क्योंकि 5,000 हमने माइनस कर दिया। ये बैंक बैलेंस हमें कितनी रखनी है? 75,000 रुपीज बैंक 70। तो इसका टोटल कितना बन गया एसेट्स का? 180 प्लस 60 प्लस 65,000 प्लस 75,000, 380। मतलब हमारी बैलेंस शीट साइज 380 की बनेगी। लेस यहाँ पर ट्रेड पेएबल कितना है? 50,000। सो 330 इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये कहां से आएगी? ये आएगी फ्रॉम द पार्टनर्स F&G। कौन से रेशियो में आएगा? 3:2।
जो कि नया रेशियो है। सो 330 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 198 फिगर होना चाहिए एफ के बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट में, और जी के कैपिटल अकाउंट में 132 बैलेंस होना चाहिए। तो ये हमारा वर्किंग नोट है फॉर द कैपिटल रिक्वायरमेंट। चलिए आते हैं पार्टनरशिप अकाउंट में। तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग बैलेंस क्या बनेगा? टू क्लोजिंग बैलेंस जो है 198 चाहिए हमें एफ के अकाउंट में, और जी के अकाउंट में 132। 79 यहाँ पर पे कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा नील। सो कितना रुपया लाना पड़ेगा? 198 माइनस 128,000, 70,000 रुपीज लाना पड़ेगा एफ को। उसी तरह से जी को कितना रुपया लाना पड़ेगा? 132 minus 98, that is 34,000। आपको कैश के अकाउंट के बारे में भी बता देता हूं। चलिए यहाँ पर कैश अकाउंट बना लेते हैं। कैश अकाउंट में क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस कितना था? 50,000 रुपीज। एफ एंड जी कितने रुपए ले जाए? 70,000 एंड 34,000। बाय के कैश कैपिटल अकाउंट को पेमेंट कर देंगे 79,000 एंड बाय क्लोजिंग बैलेंस। अभी इसका हिसाब करते हैं तो पता चलेगा कि कितनी बैलेंस हमारे पास बचेगी। $75,000 विच इज रिक्वायर्ड एज पर द इलस्ट्रेशन। चलिए तो अभी जनरल एंट्री डाल देते हैं कैश की। कैश की एंट्री दो तरीके से होगी। एक तो पहले पैसा आएगा, कहां से आएगा? कैपिटल अकाउंट से। तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना आएगा? बाय एफ कैपिटल अकाउंट बाय जीज कैपिटल अकाउंट 70,000 and 34,000। तो ये बन जाएगा 1,04,000। कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर्स, या तो कैपिटल भी लिख सकते हैं। चलिए एक और एंट्री डलेगी 79,000 की, जो कि हमारे रिटायरिंग पार्टनर को ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे हैं हम, और उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। उसका नाम है मिस्टर के। तो यहाँ पर हमने सभी एंट्रियां ऑलमोस्ट पूरी कर ली है। अब ये एक ही काम हमें करना है और वो है बैलेंस शीट बनाना। तो बैलेंस शीट जो है वो हम के रिटायरमेंट के बाद हमें बनाना है। वैसे वर्किंग में हमने ऑलरेडी बना लिया है, तो आप अगर देखेंगे इट इज नथिंग बट अ बैलेंस शीट। ओके, तो चलिए इसी में से कॉपी करते हैं। सन्ड्री फिक्स एसेट 1,80,000 रुपीज, इन्वेंट्री 60,000 रुपीज, ट्रेड रिसीवेबल 65,000 rupees, bank 75,000 rupees, total 3,80,000,
ट्रेड पेबल, ₹50,000, कैपिटल अकाउंट, ये दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, एफ एंड जी, 3,30,000। कितनी है कैपिटल अकाउंट दोनों की, 198, 132, 198, 132, दोनों का टोटल करेंगे तो 330 आ जाएगा। So my dear friends, this was really a good illustration, और आप इसको IMP मार्क जरूर करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट को एक साथ लिया गया है। चलिए प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये सारी जनरल एंट्रियाज जो भी हमने की, इसके साथ वर्किंग, एक तो एडजस्टमेंट फॉर द गुडविल के लिए किया गया, फिर बैलेंस शीट जो अभी हमने बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि हमने पूरा बना लिया है, इसको दो हिस्सा रखा है ताकि आप कैलकुलेशन आसानी से कर सको। आप डायरेक्टली भी ये दोनों कंबाइन करोगे तो भी चलेगा, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दैट। वर्किंग नोट, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, तो जो भी हमने अभी वर्किंग किया था, और ये बैंक अकाउंट। सो दिस वाज अबाउट द इलस्ट्रेशन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। Illustration number 3. ABC were in partnership sharing profit in the proportion of 5:4:3. The balance sheet of the firm is on 31st March. Okay. चलिए, यहाँ पर कोई रिजर्व नहीं है। A has been suffering from ill health and gave notice that he wishes to retire. An agreement was therefore entered into as on 31st March 22, the terms of which are as follows. The profit and loss account for the year ended 31st March 22, which saw a net profit of 48,000, was reopened. B was to be credited with rupees 4,000 as bonus in consideration of the extra work which has developed upon him during the year. The profit sharing was to be revised from 1st April. Mind well, मतलब इसी साल में ये पूरा जो पहले कितना था परसेंटेज, 543 था, उसका बदल दिया है। सो ओल्ड इज 543, न्यू इज द 344। चलिए, गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years। 5 साल के अगर फिगर दिए हैं तो गिनना है। आगे पढ़ते हैं। The fixed wage be to be valued by an independent valuer. The valuation arising out of the above agreement were goodwill 56,800, ऑलरेडी दे दिया है तो गिनना नहीं है, एंड फिक्सर 10,980। तो कितना है ऑलरेडी फिक्सर्स का फिगर जो कि बनाना है 10,980। तो इसका फ्रेश फिगर बन जाएगा 10,980 माइनस 8,200. So 2,780 is the addition. Okay. So आप देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में एक जो क्रेडिट बनेगा वो फिक्सचर का बनेगा 2,780 से। चलिए, साथ में ये भी देख लेते हैं कि और कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं। A provision of the 2% was to be made for doubtful debts. 2% सिर्फ डाउटफुल डेट का प्रोविजन करना है। सो डाउटफुल डेट कितना है, ट्रेड रिसीवेबल 93 का भी 2%, 93,500 का 2%, 1870। सो 1870 इज द प्रोविजन। तो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, तो इसका डिफरेंस जो है वो क्या होगा, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा।
बी एंड सी एग्रीज। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब तक जो बात हो रही थी वो पुरानी पार्टनरशिप की हो रही थी, अभी ये पूरा मामला नया है, न्यू पार्टनरशिप का। As between themselves to continue the business sharing profit in the ratio of 3:2, तो इनका रेशियो कितना बन जाएगा 3:2, and decide to retain the fixture on the books at the revised value and to increase the provision for doubtful debts at 6%, मतलब 93,500 का 6% कर देना है। सो ये कितना हो जाएगा 5610, लेकिन याद रहे कि ऑलरेडी 2% हम बना चुके हैं इसका, जो कि पार्टनरशिप पहले थी, तो वो कितना था 1870। तो नए पार्टनरशिप बनने के बाद जो भी डिफरेंस होगा 3,5610 माइनस 1870 3740 का, ये नए पार्टनर बी एंड सी के पास से लिया जाएगा इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये कितनी राशि बनेगी 2244, and in case of C it is 1496। तो ये एक वर्किंग नोट हमें बनानी होगी। चलिए करना क्या है, सबमिट द जनरल एंट्रीज नेसेसरी टू द इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट and to draw up the capital account of the partners after carrying out all existing entries as stated above। दो चीज करनी है लेकिन वर्किंग नोट ढेर सारी बनेगी। सबसे पहले हम रिवर्सल करते हैं ये वाला कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 48,000 जो है वो हमें रिवर्स करना है। तो ए बी एंड सी टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हुआ था 48,000 रुपीज हम रिवर्स बैक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि हम सही इसका कैलकुलेशन कर पाए। इसमें ओल्ड रेशियो क्या था 5:4:3। सो 48,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ए के कैपिटल अकाउंट में से 20,000 डेबिट करेंगे, इनके 16,000 और इनके 4 12,000 रुपीज। सारे कैपिटल अकाउंट है। अभी क्या करना है देख लेते हैं। 4,000 बोनस देना है किसको, बी को, तो बी को बोनस दे देते हैं और बाकी की राशि 44,000 जो है वो क्रेडिट दे देंगे। इसको दे देंगे तीनों पार्टनर को, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए। पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 4,000 टू बीस कैपिटल 4,000 बोनस। अभी तीसरी एंट्री हमारी क्या बनेगी 44,000 डेबिट पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट टू ए बी एंड सी के कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट जो जाएगी उसके लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना लेना है 3:4:4। चलिए 3:4:4 in the ratio। So 44,000 divided by 3 plus 4 7 plus 4 11। So 4,000 के हिसाब से पहले 12,000 रुपीज एंड ये दोनों के अकाउंट में 16,000 each। So it is a profit sharing। तो ये काम ये हमारा पूरा। अभी गुडविल की बात हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन जो है वो हमें करना है, तो गुडविल का कैलकुलेशन समझ लेते हैं एक वर्किंग नोट के माध्यम से। गुडविल जो है उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें पहले
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को समझना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था और क्या बन गया? तो ये जो हमारे पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी, इनका ओल्ड शेयर कितना था? 3:4:4। नया शेयर कितना है? न्यू शेयर 3:2 बिटवीन बी एंड सी। तो यहां पर गेन कितना हुआ है एंड सेक्रीफाइस कितना? तो सेक्रीफाइस जाहिर है ए का हुआ है 3/11। अभी ये गेन का कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। सो 3/5 माइनस 4/11 करते हैं तो ये 55 हो जाएगा। ये 11 3 जा 33 माइनस 5 4 जा 20 यानी कि 13/55 हो जाएगा। यहाँ पर हम सेम चीजें है 3/4 is for 11, लेकिन नया रेशियो कितना आया है? 2 आया है। तो 55 दोनों को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, so 2/55. So what is the gain ratio between B and C? It is 13:2. What is the goodwill amount? Goodwill amount is 56,800 payable to A. 56,800 multiply 3/11. सो ये हो रहा है 15,490। अब इसका ब्रेकअप हम कैसे करेंगे बी और सी के में? सो इट इज 13:2। सो 15,490 मल्टीप्लाई बाय 13/15, तो ये हो रहा है 13,425। बाकी की राशि जो बनेगी वो कितनी बनेगी? 1790। So B will pay 13425 and C will pay 1790। कितनी राशि पे होगी? A को 15,490। सो ये गुडविल की एक एंट्री होगी। तो चलिए अभी हम बाकी की एंट्रीज को आगे बढ़ाते हैं। हमने गुडविल की एंट्री कर लेते हैं पहले और फिर हम जो एडजस्टमेंट सिर्फ 2 ही है उसको भी देख लें। बी एंड सी कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर राउंडिंग के लिए हम 1790 को 1 से बढ़ा रहे हैं, 1791 कर रहे हैं। तो ये टोटल अमाउंट जो चली जाएगी ए के कैपिटल अकाउंट में, और ये किसके लिए जा रही है? गुडविल के। So 13,425 plus 1791, that is ख्याल से मैंने वर्किंग में कुछ गड़बड़ की है। It is 2065।
सो 2066 टोटल हो जाएगा हमारा 1549। तो ये गुडविल की एंट्री अभी हमने कर ली है। अभी दो एडजस्टमेंट की एंट्री हमें करनी है, वो भी कर लेते हैं। फिक्सर जो है उसको बढ़ाना है, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट हमारा बनेगा। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, उसमें हमने प्रोविजन किया है 2% फॉर द डाउटफुल डेट। So 93,500 multiply 2%, is 1870. To provision for doubtful debt। चलिए अभी फिक्स एसेट्स में हमने ऑलरेडी वर्किंग कर लिया है। कितने की बढ़ोतरी हो रही है? फिक्सर जो है 10,980 पे लिया गया है। बैलेंस शीट में वैल्यू 8,200 की है। सो 2780 इज द डिफरेंस। सो 2780 फिक्स एसेट को डेबिट करेंगे, टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब देखेंगे कि ये सिर्फ दो एंट्री है, बाकी की जो चीज बची है वो कितनी अमाउंट बच जाएगी? 1870 माइनस 2780 910। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में क्रेडिट पड़ा होगा, इसे हम रिवर्स कर रहे हैं। कौन से रेशियो में करेंगे? 3:4:4 में। अमाउंट कितनी है? 910। सो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 910 to A, B into C, सारे कैपिटल अकाउंट है। रेशियो कौन सा है? 3:4:4 divided by 11 multiplied by 3. So this is 248. 910 minus 248, 662 divided by 2, 331. माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक हमने वर्किंग कर लिया है। अभी हमें क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलिए बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। A, B and C बाय बैलेंस। कितनी बैलेंस थी तीनों के अकाउंट में? 135,930, 95,120, 61,170। बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो एक ये रिवैल्यूएशन की एंट्री हमने डाल दी। चलिए और कौन से एडजस्टमेंट हुए हैं वो भी देख लेते हैं। खास करके जो प्रॉफिट के एडजस्टमेंट हुए हैं उसे हम देख लेते हैं, और गुडविल का एडजस्टमेंट। चलिए गुडविल की एंट्री भी डाल देते हैं, फिर ओल्ड एंड न्यू प्रॉफिट की एंट्री हम कर लेंगे। ए के कैपिटल में बाय गुडविल कितना रुपया आया है? 15,491। सो टू गुडविल B and C 13,425
2066। चलिए, एक एंट्री ये हो गई। अभी जर्नल में से और एंट्रियां हम देख लेते हैं और कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। ये 3 एंट्री हमें करनी है। पहले डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, $16,000 एंड $12,000। ये हमारा पुराना प्रॉफिट रिवर्स हो गया। बाय बोनस, बी को 4,000 मिला है। बाय P&L एडजस्टमेंट, तीनों को नए रेशियो में 3:4:4 में जो पैसा दिए हैं वो हम कर लेंगे। 12, 16, 16। चलिए, अभी इतना करने के बाद हम देख लेते हैं कि हमें ए को कितना पेमेंट करना है। साथ में हमें जो नई पार्टनरशिप है उसमें प्रोविजन की राशि को भी चेंज करना पड़ेगा। तो दोनों की एंट्रियां साथ में कर लेते हैं। अब देखेंगे कि 3740 जिसका वर्किंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इतनी राशि जो है वो हमें बी और सी के अकाउंट में से लेनी है, दैट इज फॉर प्रोविजन। तो ये बी एंड सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितनी अमाउंट है? 22441496। ऑफ कोर्स इसकी जनरल एंट्रीज भी होगी, इसको भी साथ में कर लेते हैं। बीस कैपिटल अकाउंट, सिस कैपिटल अकाउंट, डबल 244 and 1496 to provision for doubtful debt। इतना राशि बनेगी 2244 प्लस 1496 3740। चलिए, अभी ए को कितना पेमेंट करना है वो देख लेते हैं। 135,930 प्लस 12,000 प्लस 248 प्लस 15491 163 669 to A's loan account 143। ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए के लोन अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, सो वी आर ट्रांसफरिंग इट टू द लोन अकाउंट। अब बैलेंस जो बचा है इसका वर्कआउट कर लेते हैं। 95,120 4,000 16,000 3,1 115,451
83, तो ये बैलेंस बन जाएगा ड्यू बैलेंस कैरिड डाउन 83,782। लास्ट सी का कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। 61,170 प्लस 16,000 प्लस 331,77501 इनमें से माइनस करेंगे 12,000 2066 1496 61,939। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इस तरह से कुछ हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा। अब देखेंगे कि हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा गया है, तो चलिए प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जनरल एंट्रीज, पहले रिवर्सल की तीनों एंट्रियां है, उसके बाद P&L एडजस्टमेंट की, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन एसेट्स में से ट्रांसफर किया गया है। ए का कैपिटल अकाउंट 143,669, उसकी जनरल एंट्री अभी हमें बाकी है। सो एज कैपिटल अकाउंट 143,669 टू एज लोन अकाउंट। अगर एक आध एंट्री छूट जाती है तो उसके मार्क अकॉर्डिंगली कट जाते हैं। बी कैपिटल अकाउंट, सी के कैपिटल अकाउंट नई प्रोविजन हुई, और ये जो गुडविल के अमाउंट हमने ट्रांसफर की, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। द बैलेंस ऑफ द एज कैपिटल अकाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड, पर रिमार्क हमें लिखना है कि एज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू एज लोन अकाउंट। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन बाय ICI। वर्किंग नोट में इन्होंने जो एडजस्टमेंट हमने किया है उसको देखा है। सो माय डियर फ्रेंड, दिस वाज द एंड ऑफ द आवर इलस्ट्रेशन। इसके साथ इस सेशन को भी हम यहाँ पर एंड करते हैं। वन स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये सारी चीजें विदाउट प्रैक्टिस दिमाग में नहीं। So all the best and thank you very much.